स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द ऑयल परचेज के पर्सपेक्टिव से है। इंडिया का रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज था वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स के ऊपर था, जो कि रिड्यूस हुआ है दिसंबर मंथ के दौरान में। रिसेंटली हमने इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है उसके बारे में भी रीड किया है। तो स्टूडेंट्स, यूएस ने कंडीशन रखा है, इंडिया जो है वो अपने ऑयल परचेज को रिड्यूस करेगा रसिया के साथ में, और यूएस के द्वारा जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उसके अगेंस्ट में टैरिफ है उसको रिड्यूस है वो किया। अगस्त के मंथ के समय में जब यूएस ने इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में 50% जो टैरिफ को इम्पोज किया था, उसमें आप देखिए कि जो एडिशनल 25% का जो टैरिफ है वो एज ए पेनल्टी के रूप से था। इंडिया जो है वो रसिया के साथ में ऑयल परचेज को कैरी आउट करता है, जो कि रसिया को सपोर्ट प्रोवाइड करता है रसिया यूक्रेन वॉर का इस सिचुएशन के अंदर। तो क्या इंडिया ने ऑफिशियली यहाँ पे एक्सेप्ट किया है यूएस का ये जो कंडीशन है कि रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज को हम रिड्यूस करेंगे। अब देखिए कि इंडिया का जो स्टैंड है वो ये है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी है। हमें हमारी जो एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत है, किसी एक कंट्री के ऊपर हम डिपेंड हैं वो नहीं रह सकते। अर्लियर फेज में आप देखिए कि हम जो 16 कंट्रीज के साथ में ऑयल परचेज को कैरी आउट किया करते थे, प्रेजेंट समय में हमारे जो नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ में जो परचेज है वो इंक्रीज हुआ है, और हम 19 कंट्रीज के साथ में प्रेजेंट समय में परचेज है वो करते हैं। यूएस का एक और प्रपोजल था कि इंडिया जो ऑयल परचेज है वेनेजुला के ऑयल को प्रेजेंट समय में कर सकता है, या यूएस के साथ में जो ऑयल परचेज है उसको कैरी आउट कर सकता है। तो क्या स्टूडेंट्स, इन कंट्रीज के साथ में जो परचेज है वो हमें पॉजिटिव रहेगा या हमें बेनिफिट है वो प्रोवाइड करेगा? तो आप देखिए कि स्टूडेंट, जो वेनेजुला और यूएस का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लार्जर वे के अंदर में है। अगर हम कंपेयर करें रसिया के साथ में, तो शिपिंग डिस्टेंस लार्जर होने की वजह से एक तो वहाँ पे आपको जो प्राइस है वो लार्जर वे में पे करना होगा। सेकंड, आप देखिए कि जो रसिया है वो डिस्काउंट रेट के ऊपर में ऑयल को प्रोवाइड करता है, तो इसकी वजह से भी हम रसिया के साथ में मोर जो परचेज हैं वो किया करते हैं। और पिछले कुछ समय से यूएस के साथ में हमारा ऑयल का जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। एंड अर्लियर फेज के अंदर वेनेजुला है, ईरान है, इनके साथ में हमारा ऑयल का जो इंपोर्ट है वो लार्जर नंबर के अंदर में था। तो जब से यूएस के द्वारा सैंक्शंस को इम्पोज किया गया था वेनेजुला के अगेंस्ट में, ईरान के अगेंस्ट में, हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट इन कंट्रीज से रिड्यूस है वो हुआ था। स्टूडेंट्स, वेनेजुला जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का फाउंडिंग मेंबर है। 1960 के समय में जब इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था 5 कंट्रीज के द्वारा। 5 कंट्रीज कौन कौन से थे जिसने इसको सेटअप किया था? एक तो आप देखिए कि वेनेजुला है, एक ईरान है, एक इराक है, वेनेजुला है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, और स्टूडेंट्स कुवैत। सऊदी अरेबिया है, कुवैत है। प्रेजेंट समय में ओपेक का जो मेंबरशिप है 13 कंट्रीज के आसपास है, कि 13 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड नेक्स्ट आपको क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए? मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको पॉइंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए कि इस समय जो अनसर्टेन ग्लोबल ऑर्डर का जो सिचुएशन है उसमें हम इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी है या हमारा जो कंट्री का नीड है उसकी रिगार्डिंग में डिसीजंस को किस तरीके से कैरी आउट है वो कर सकते हैं। जीएस पेपर सेकंड के अंदर आईआर के इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकंड, आप देखिए कि अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है तो उसके अंदर तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कॉमन वे के अंदर में हुआ करते हैं। किसी भी डोमिनेट पावर के जो डिसीजंस हैं उनका जो इस तरीके से विश है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो परचेज है, जो ग्लोबल ट्रेड है, उसके अंदर चेंजेस को ना करिए। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेनेजुला है जो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है यूएस फोर्स का इंटरवेन करने की वजह से। ओपेक के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन आपसे वेनेजुला का जो लोकेशन है उसके बारे में भी हो सकता है। सेकंड, आप देखिए कि स्टूडेंट्स, वेनेजुला के पास में ऑयल का जो रिजर्व है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व है वो वहाँ पे अवेलेबल है, और वहाँ पे जो ग्लेशियर हैं उन वो भी कम्प्लीटली मेल्ट डाउन है वो हुए हैं। वेनेजुला के अंदर में जितने भी ग्लेशियर्स का प्रेजेंस था वो कम्प्लीटली आप देखिए कि मेल्ट है वो हो चुके हैं, इस वजह से भी ये कंट्री है वो न्यूज के अंदर में रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है। पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद। अब देखिए कि वहाँ पे ह्यूमन बॉम्बिंग हुआ है जिसमें 31 पर्सनस हैं उनका डेथ हुआ।
अर्लियर 2-3 मंथ पहले भी वहाँ पे कोर्ट एरिया के अंदर में ऐसा ही बॉम्बिंग कंडीशन हुआ था, उसमें भी लार्जर नंबर के अंदर कैजुअलिटीज हैं वो सामने आया था। और इस तरीके से लार्जर अगर हम नंबर्स के बारे में रीड करें तो लास्ट टाइम 2008 के समय में वहाँ पे एक फॉरेन नेशनल्स के ऊपर में अटैक होता है। फॉरेन नेशनल्स का एक फेवरेट डेस्टिनेशन आप बोल सकते हो, एक प्लेस था वहाँ पे मैरियट होटल जिसके अंदर में वो बॉम्बिंग हुआ था। वहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में जो पर्सन्स का डेथ हुआ था अब यहाँ पे फिर से हुआ। यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर में एक टेरर ग्रुप है, बेसिकली उसका नाम है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। तहरीक ए तालिबान, तालिबान का जिस तरीके से आइडियोलॉजी है अफगानिस्तान के अंदर में उसके ऊपर ये ऑपरेट किया करता है। रिलीजियस जो रेडिकलाइजेशन है उसके रिगार्डिंग में इनके सेंटिमेंट्स हैं वो हुआ करते हैं। जिस तरीके से तालिबान ने 10-20 ईयर्स का जो फाइट है उसके बाद में आप देखिए कि पावर को कैप्चर किया था 2021 के समय में। तो उसी दौरान से इस तरीके से जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक मोटिवेशन है वो मिलता है कि वो भी पावर को कभी ना कभी कैप्चर है वो करेंगे। तालिबान के द्वारा कैप्चर किया गया। फिर सीरिया के वहाँ पे आप देखिए कि यूएन के द्वारा जिस पर्सन को एज ए टेररिस्ट के रूप से सैंक्शन किया गया था उन्होंने फिर पावर को वहाँ पे टेक ओवर किया सीरिया के अंदर में। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए वन काइंड ऑफ एक मोटिवेशन का ये काम करता है कि 10 to 20 ईयर्स का आप फाइट को कैरी आउट करोगे और फिर कभी ना कभी आपको जो ग्लोबल पावर्स हैं वो भी आपको रिकॉग्नाइज हैं वो यहाँ पे। पाकिस्तान के बारे में और क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। आप देखिए कि पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का एरिया है जहाँ पे बलूचिस्तान है वो सिचुएटेड है। बलूचिस्तान के बारे में कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर के अंदर में मेंशन था कि कैसे वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया है। तो वहाँ पे पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जो सेंटीमेंट्स हैं जो रिवोल्ट हैं वो काफ़ी बार देखने के लिए मिला है 1948 के समय से, जब से पाकिस्तान का एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप से ये सेटअप हुआ है। तो बलूचिस्तान का इम्पोर्टेंस वो क्या है। इम्पोर्टेंस ये है, एक तो आप देखिए कि स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है कि ईरान के साथ में भी एरिया शेयर करता है। ईरान के अलावा आप देखिए अफगानिस्तान के साथ में भी एरिया शेयर करता है। और जो अरेबियन सी का एरिया है उसके साथ में भी बलूचिस्तान जो प्रोविंस है उसका एरिया है वो शेयर हुआ करता है। पाकिस्तान का जो 40% लैंड एरिया है वो इस प्रोविंस के अंडर में आया करता है। लार्जर जो लैंड है वो बैरन लैंड है वहाँ पे। बट अगर हम बात करें मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स के रूप से बलूचिस्तान है जिसमें कॉपर का भी प्रेजेंस है, स्कैंडियम का भी प्रेजेंस है, लीड है, जिंक है, क्रोमाइट है, मार्बल है, ग्रेनाइट है। इस तरीके के जो मिनरल्स हैं उनका वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर में प्रेजेंस है। सेकंड आप देखिए कि ऑयल गैस और गोल्ड है या कोल का जो रिजर्व है उनका भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। और चाइना और पाकिस्तान का जिस तरीके से रिलेशन है तो चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी इसी एरिया से पास करता है, जिसके थ्रू जो ग्वादर पोर्ट का जो सेटअप किया गया है इस बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर। तो ये इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस है वो हमने देखा। तो इस वजह से काफ़ी बार जब भी रिवोल्ट होता है इस एरिया के अंदर में जिसको पाकिस्तान मिलिट्री है वो सप्रेस किया करती है, उनके अगेंस्ट में जो वायलेंस है उसको यूज किया करती है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, जो यंग टैलेंट हुआ करता है क्रिकेट के अंदर में उसको नर्चर करने के लिए आप देखिए कि अंडर 19 का एक वर्ल्ड कप है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2 ईयर्स के बेसिस के ऊपर में ये जो वर्ल्ड कप है वो ऑर्गेनाइज हुआ करता है। लास्ट फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो 1988 के समय में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, जब इसको यूथ वर्ल्ड कप इस तरीके से जो नेमिंग है वो किया। फिर आप देखिए कि 1998 के समय में इसको इसका जो नेमिंग है वो किया जाता है आईसीसी के द्वारा एज ए अंडर 19 वर्ल्ड कप के रूप से। अंडर 19 और आईसीसी के अंडर में जो कि हाईएस्ट बॉडी है क्रिकेट को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स 1998 के स्टार्ट होता है, 1988 के समय में 1998 के समय इसको 2 ईयर के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया गया। अब देखिए कि इंडिया ने इसका जो टाइटल है उसको फिर से विक्ट्री किया है। तो इंडिया ने 6 टाइम्स यहाँ पे अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर में विक्ट्री हुआ है। कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ऑर्गेनाइज ये हुआ था अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट का एरिया है सदर्न वेस्ट अफ्रीका के अंदर में। नामीबिया और जिम्बाब्वे नाम के जो कंट्री हैं, नामीबिया जहाँ से हम चीता लेके आए हैं, नामीबिया है, जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे आप देखिए कि काफ़ी एग्रीकल्चर प्रोस्परस कंट्री हुआ करता था।
बाद में वहाँ पे एक लीडर आते हैं और वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है वो हुआ था प्रीवियस कुछ ईयर्स के दौरान में। नामीबिया और जिम्बाब्वे का जो लोकेशन आप देख लेना, वहाँ पे एक जो लेक एरिया भी सिचुएटेड है, तो उसको भी आप मैप के ऊपर में प्रैक्टिस कर लेना। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है काफ़ी बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो कोई न्यूज के अंदर में है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिए कि हमारा जो जीएस पेपर वन का जो जो पेपर है मेंस के अंदर में, तो जीएस वन के अंदर में एक सिलेबस में मेंशन है आपको कि अर्बनाइजेशन और उसका उसका प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या उसका सॉल्यूशन है वो होना चाहिए। कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनका डेथ हुआ था क्योंकि अपने घर के लिए वो जा रहे थे। कोक का कंडीशन था। रोड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से था कि टर्न के दौरान में डायरेक्टली आप देखिए कि वो पानी का जो फिलिंग एरिया है उसके अंदर में चले गए। तो फोगी कंडीशन के अंदर में उन रोड का जो डिजाइन इस तरीके से होने की वजह से उनका जो डेथ है वो हुआ था। अब यहाँ पे एक बाइकर पर्सन है दिल्ली के अंदर ही, वो भी आप वापस अपने घर के लिए रिटर्न कर रहे थे। जो जो रोड का एरिया है वहाँ पे एक गड्ढा होता है, वो गड्ढे के अंदर में वो गिरते हैं, उनका भी यहाँ पे डेथ है वो हुआ है। अब आप देखिए किस तरीके से हमारा जो अर्बन एरिया है जिसमें काफ़ी सारे ऐसे कैजुअलिटीज सामने आते हैं, अथॉरिटीज का जो नेग्लिजियंस है उसको ये शो करता है। अगर कहीं पे गड्ढा है तो वहाँ पे साइन बोर्ड होना चाहिए, वो कम्प्लीटली कवर है वो होना चाहिए। इसके बिहाइंड में रीजंस क्या हैं कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो कंपनसेशन को पे नहीं किया करती हैं। जब भी ऐसा कोई केस आता है जिसमें कंपनसेट करना हो, यूएस के अंदर में या किसी अदर जो वेस्टर्न कंट्री है जिसके अंदर में इस तरीके से जो अथॉरिटी है, जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड है, जैसे कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो इनके द्वारा अगर किसी के द्वारा भी ये वर्क किया गया है और प्रॉपर साइन बोर्ड्स को नहीं लगाया गया है, कोई कैजुअलिटी होता है, तो लार्जर वे के अंदर में ऐसी अथॉरिटीज को जो अपना जो फाइन है वो पे करना होता है। हमारे यहाँ पे इनको आप देखिए कि लाइबल नहीं माना जाता है, काफ़ी बार गवर्नमेंट है वही मनी को पे करता है। और ऐसे कुछ ही केस हैं जो कि मीडिया डोमेन में आते हैं, कुछ ऐसे भी केस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी केस हैं जो कि मीडिया के अंदर में लार्जर वे में हाईलाइट है वो नहीं हुआ करते हैं। क्योंकि ये दिल्ली का केस था, किसी अदर अर्बन एरिया का होता तो आप देखिए न्यूज के अंदर भी नहीं रहता। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक जो मूवी का जो टाइटल है उसके रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। गवर्नमेंट ने माना है कि जो मूवी का जो टाइटल है, जो सोसाइटी का जो हार्मनी है, कास्ट बेस्ड जो किसी कास्ट के अगेंस्ट में आप देखिए कि डेरोगेटरी जो टाइटल है वो यूज किया गया है, तो ये यहाँ पे बेसिकली जो मूवी मेकर हैं उनके अगेंस्ट में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक एफआईआर है उसको रजिस्टर है वो किया गया है। एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। एफआईआर के बारे में आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुआ करता है। जब से हमारे क्रिमिनल लॉ चेंज हुए हैं तो एफआईआर भी आप देखिए कि ये जो ऑनलाइन वे के थ्रू एफआईआर भी रजिस्टर हो सकता है। एक जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट हुआ करता है जब टेरिटोरियल एरिया का डिस्प्यूट है कि किसी पुलिस स्टेशन के द्वारा कहा जाए ये उनके डोमेन में नहीं है, किसी के द्वारा कहा जाए उनके डोमेन में नहीं है, तो उस समय आप देखिए कि जीरो एफआईआर है वो यहाँ पे रजिस्टर हो सकता है। काफ़ी बार आप देखिए कि जो हीनियस क्राइम है वुमेन के अगेंस्ट में, तो उनके रजिस्ट्रेशन में भी इसका यूज है वो हुआ करता है, जिससे कि इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया जा सके, जो कल्प्रिट पर्सनस हैं जो इन्होंने क्राइम को कमिट किया है उनको अरेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईरान में सिचुएटेड जो चाहबार पोर्ट है, चाहबार पोर्ट के लिए आप देखिए कि जो बजटरी एलोकेशन है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। इंडिया ने अपना जो कमिटमेंट बताया है कि जितना मनी उनको पेड करना था वो यहाँ पे कैरी आउट किया है। अप्रैल 2026 तक का जो यहाँ पे कंसेशन है, जो यहाँ पे रिलैक्सेशन है यूएस अथॉरिटीज का, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये रिलैक्सेशन यहाँ पे ना रहे। शाहबार पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, अभी हमने बलूचिस्तान के बारे में देखा, ये सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये पाकिस्तान सिचुएटेड है। पाकिस्तान का ये जो बलूचिस्तान का जो एरिया है, बलूचिस्तान के ही आप देखिए नियर बाई एरिया में जो ईरान का जो एरिया है जिसको बोला करते हैं सिस्तान बलूचिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान। और इस एरिया के अंदर में जो कांधार के सदर्न पार्ट में अफगानिस्तान का जो प्लेस है, जो भी बलूचिस्तान ही रीजन है क्योंकि बलूच कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहा करते हैं। तो सिस्तान बलूचिस्तान जो प्रोविंस है जो कि पर्शियन गल्फ के अंदर में नहीं है, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में है, क्योंकि अब देखिए कि पर्शियन गल्फ के अंदर भी ईरान का एरिया आया करता है, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में भी आया करता है, और यहाँ पे जो स्टेट है जिसको कि बोला करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज,
तो सिस्तान बलूचिस्तान में ये पोर्ट एरिया है। हम अफगानिस्तान को अपना जो एक्सपोर्ट सप्लाई करने के लिए इस पोर्ट को हमने डेवलप किया था, उसको हमारी अथॉरिटीज़ के कंट्रोल के अंदर में हुआ करता था। 2024 के समय 10 ईयर का जो लीज है वो साइन हुआ था कि आने वाले 10 ईयर के दौरान में इंडिया इसको ऑपरेट करेगा। अभी प्रेजेंट समय में यूएस और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है, तो हो सकता है कि इंडिया इसको आने वाले समय में लार्जर वे के अंदर में यूज है वो ना करे। फिर अफगानिस्तान के साथ में हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको ये इम्पैक्ट हो। और चाहबार पोर्ट का इम्पोर्टेंस सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नहीं है, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है उनके साथ में भी हमारा जो ट्रेड है वो इसी पोर्ट के थ्रू कैरी आउट है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नक्सल मूवमेंट के बारे में है, आप देखिए कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक जो टाइमलाइन है उसको रखा है कि मार्च 2026 के समय में जो नक्सल मूवमेंट है उसको लार्जर वे के अंदर में एलिमिनेट है वो करना है। अब 1 मंथ का समय है। काफ़ी सारे जो नक्सलाइट पर्सनस हैं उन्होंने आप देखिए कि अपना सरेंडर को कैरी आउट किया है। काफ़ी जो टॉप लीडरशिप है उनको एलिमिनेट भी किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। तो उड़ीसा से रिलेटेड जो नक्सल मूवमेंट के एक लीडर हैं उन्होंने आप देखे कि सरेंडर को कैरी आउट किया। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नक्सलाइट मूवमेंट से रिलेटेड थे, मेन स्ट्रीम के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, तो उनको उनका एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी भी है गवर्नमेंट का इस समय में नक्सल मूवमेंट के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें नक्सल मूवमेंट जो कि अभी लैंड है, फॉरेस्ट लैंड का एरिया है, उसके रिगार्डिंग में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है कि कैसे सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन था। बाद में माओ जिदोंग का जो जो यहाँ पे आइडियोलॉजी है उसको ये यूज करता है और स्टेट के अगेंस्ट में ही जो वॉर है उसको ये कैरी आउट करता है। तो स्टूडेंट्स ये नक्सल मूवमेंट था। काफ़ी सारे हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें इसका प्रेजेंस था, जिसमें आप देखिए कि उड़ीसा का भी कुछ एरिया है, झारखंड का भी कुछ एरिया है, छत्तीसगढ़ का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे लार्जर वे में था, और आंध्र प्रदेश के वहाँ पे भी इसका प्रेजेंस आपको मिलेगा। बाद में अलग अलग स्टेट ने अपना फोर्स को डेवलप किया, एक जॉइंट वे के अंदर में फोर्स का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, और नक्सल मूवमेंट है उसको अब समय के साथ में एलिमिनेट किया गया है, रिड्यूस किया गया है। इस एरिया के अंदर में गवर्नमेंट ने अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी कैरी आउट किया है, जिस वजह से भी वहाँ पे जो यूथ पॉपुलेशन है उसका नक्सल मूवमेंट की रिगार्डिंग में जो इन्फ्लुएंस है वो रिड्यूस हुआ है। अभी इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट के रूप से इसको देखा करते थे, और जो रेड कॉरिडोर है जिस एरियाज में नक्सल मूवमेंट का इम्पैक्ट था उसको रेड कॉरिडोर है वो बोला करते थे। अब आप देखिए कि इसके जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो काफ़ी कम हैं। नेशनल जो कमीशन है माइनॉरिटीज़ की रिगार्डिंग में, उसमें जो वैकेंसी है उसकी रिगार्डिंग में एक पिटीशन फाइल हुआ था। हाई कोर्ट ने अब गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा है कि इनका जो वैकेंसी है उसको टाइमली मैनर के अंदर में फिल किया जाए, जिससे कि इस कमीशन के पास में जो भी मैंडेट है उसको कैरी आउट है वो किया जा सके, माइनॉरिटीज़ के जो अफेयर्स हैं उनको ये डील कर सके। एक चेयरमैन हुआ करता है, एक वाइस चेयरमैन हुआ करता है, और आप देखिए कि 5 मेंबर्स हैं वो इस कमीशन के पार्ट है वो हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10th शेड्यूल के अंदर में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके बारे में है। एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू जो स्पीकर को जो यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं वो टाइम बाउंड मैनर के अंदर में कैरी आउट हों। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के जो स्पीकर हैं उनको 3 वीक का टाइम दिया है कि आप डिफेक्शन की रिगार्डिंग में जो डिसीजन है वो आपको यहाँ पे लेना है। पहले भी एक टाइमलाइन बताया गया था कि आपको टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन लेने हैं, फिर से यहाँ पे कुछ समय मिला है कि आपको जो पेटिशंस हैं उनकी रिगार्डिंग में डिसीजन है वो लिया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्पीकर जो है वो एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप से सेटअप किया करते हैं, एज ए ट्राइब्यूनल के रूप से भी ये सेटअप होते हैं। क्या स्पीकर का जो डिसीजन है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो आप देखिए कि स्पीकर के डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू है वो हो सकता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुआ करते हैं किसी भी स्टेट के अंदर में, तो स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कुछ कंडीशंस को इम्पोज कर सकता है कैंडिडेट्स के ऊपर में। इस तरीके का कंडीशन जैसे कि राजस्थान में आप देखते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लगा दिया जाता है, 2015-16 के समय लगाया गया था। फिर हरियाणा के अंदर में भी लगाया जाता हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि मिनिमम 10th का जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट आप होने चाहिए। वैसा ही महाराष्ट्र के अंदर में जब लोकल बॉडीज इलेक्शन होने थे तो वहाँ पे भी एक कंडीशन लगा था। कंडीशन ये था कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे उनके 2 ही जो चाइल्ड हैं वो होने चाहिए, 2 चिल्ड्रंस ही होने चाहिए। तो आप देखिए कि एक पर्सन के द्वारा अपना जो डॉटर है उसका मर्डर कर दिया जाता है अपना जो पंचायत का जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए।
ग्राउंड रिपोर्ट है जिसके अंदर में इन सभी के बारे में मेंशन किया गया है कि ऐसा वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो क्वालिफिकेशन है उनको इम्पोज कर सकता है, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या इस तरीके से जो नंबर ऑफ चाइल्ड्स के रिगार्डिंग में रेस्ट्रिक्शन हो। एग्जाम के अंदर में आपको एक होमवर्क है एग्जाम से रिलेटेड कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है इस आर्टिकल के अंदर में है। आर्टिकल का आप देखिए कि एक स्पेसिफिक सेक्शन है, आर्टिकल 243 जेड है, आर्टिकल आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर में ये क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन है। मेघालय के बारे में है जिसमें आप देखिए कि जो कोल इलीगल जो कोल माइनिंग का प्रैक्टिस था जिसमें नंबर ऑफ कैजुअलिटीज यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। तो समय के साथ में क्या जरूरत है, ये जो कोल माइनिंग से इनको रेगुलेट है वो किया जाए। इनके रिगार्डिंग में जो अथॉरिटीज हैं वो डिसीजन लें, क्योंकि इलीगल वे के थ्रू अगर ये कैरी आउट होंगे तो ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। 2014 के समय ही एनजीटी ने इनको बैन कर दिया था। वहाँ का जिस तरीके का ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के थ्रू कोल का एक्सट्रैक्शन हुआ करता है जिसको कि हम रेड होल कोल माइनिंग के नाम से जानते हैं। सहयोग पोर्टल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आया करता है उसको चैलेंज किया है, एक कॉमेडियन है उनके द्वारा हाई कोर्ट के अंदर में कि सहयोग पोर्टल के थ्रू जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको वायलेट किया जाता है। तो सहयोग पोर्टल जो कि इंफॉर्मेशन आप देखिए कि मिस इन्फॉर्मेशन है उनको रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लाया गया। फिर एक प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में है कि 1948 का जो हमारा सेंसस एक्ट है, 1948 का जो सेंसस एक्ट है उसके अंदर में कुछ अमेंड किया जाए, एवरी 10 ईयर के बेसिस पे ये कंडक्ट हो, एवरी 10 ईयर्स के बेसिस पे कंडक्ट होने का प्रोविजन है वो इंक्लूड हो। अभी आप देखिए कि एक्ट के अंदर में ये प्रोविजन नहीं है। 2021 के समय हमारा कंडक्ट होता था बट कोविड-19 का आउटब्रेक था। अब 6 ईयर्स का डिले के बाद में 2026 के समय ये स्टार्ट होगा, 26-27 में कैरी आउट हो। यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में भी है। प्राइवेट मेंबर बिल आप देखिए कि फ्राइडे का जो डे हुआ करता है उसमें ये इंट्रोड्यूस होते हैं। काफ़ी बार इनको जो ये डे यहाँ पे स्पेसिफिक अलोकेशन है उसके बारे में भी क्वेश्चंस हुआ करते हैं कि फ्राइडे के दिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने स्टेट के लिए चले जाते हैं और उसके सेकंड हाफ के अंदर में इसका ये जो डिस्कशन होता है जिसमें लार्जर नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं उनका प्रेजेंस नहीं हुआ करता है, इसको चेंज किया जाए। प्राइवेट मेंबर बिल जिसमें काफ़ी सारे अच्छे बिल आए हैं पिछले कुछ समय में, जैसे राइट टू डिस्कनेक्ट है कि डिजिटल डोमेन में जो पर्सन जो किसी भी डिजिटल एक्टिविटी को कैरी आउट करता है, एम्प्लॉयमेंट को कैरी आउट करता है तो अपना जो डिस्कनेक्ट का उनको उनके पास में एक राइट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि परीक्षा पे चर्चा हमारे प्राइम मिनिस्टर कैरी आउट किए हैं जिनमें उन्होंने एजुकेशन और स्किल का जो इम्पोर्टेंस है वो बताया है। साइबर फ्रॉड के बारे में है आरबीआई का जो प्लान कि यहाँ पे साइबर फ्रॉड के अंदर में जो भी पर्सन है उनको कुछ कंपनसेट है वो किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का एक फंड है जिसके थ्रू ये कंपनसेशन है वो रहे। और आप देखिए कि जो कौवे हैं जो क्रोज हैं उनके सैंपल्स के अंदर में H5N1 का जो प्रेजेंस मिला है कि वहाँ पे एवियन फ्लू इन्फेक्शन है वो हुआ है। तो एडवाइजरी इशू किया गया, एडवाइजरी ये इशू किया गया है बेसिकली आप देखिए कि बर्ड से ह्यूमन बींग्स के अंदर में ट्रांसफर होने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हुआ करते हैं। बट ऐसे लोग हैं जो स्लोटर हाउस में काम करते हैं या किसी तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट में काम किया करते हैं तो उनको इस तरीके से अपना जो प्रिकॉशंस हैं उनको कैरी आउट है वो करना होगा। हमारे यहाँ पे जो डीप टेक के रिगार्डिंग में जो स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटअप किया गया है। वैसे भी हमारे कंट्री के अंदर में थर्ड लार्जेस्ट नंबर के ऊपर में जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं वो मिलते हैं कि हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा लार्जर नंबर में पिछले 10 ईयर्स के दौरान में स्टार्टअप्स हैं वो सेटअप हुए हैं। इस डे को हम स्टार्टअप डे के रूप से ऑब्जर्व करते हैं, क्या 16 जनवरी को एज ए स्टार्टअप डे हम ऑब्जर्व किया करते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट किया कीजिए जिससे कि आपका बार बार रिवाइज हो सके कोई भी टॉपिक है। फिर आप देखिए कि आरबीआई का जो पॉलिसी रेट है उन्होंने चेंज नहीं किया है, कंटिन्यूस पॉलिसी रेट को यहाँ पे रखा है। जब से बजट का प्रेजेंट हुआ है 2026-27 का तो उसके बाद में ये फर्स्ट जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिव्यू था, एमपीसी के रिव्यू के अंदर में सेम यहाँ पे जो रेट है उसको रखा गया है जिससे कि जो ग्लोबल जिस तरीके का सिचुएशन है उसको भी कंसिडर करते हुए ये डिसीजन है वो यहाँ पे हुआ।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के बारे में है, सिक्योरिटी फोर्स ने कुछ मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया है, तो पाकिस्तान के सिचुएशन के बारे में है, कंटिन्यूस वहाँ पे ऐसे ऑपरेशंस हैं। अफ्रीकन यूनियन जिसको कि इंडिया ने आप देखिए कि G20 के मेंबरशिप में इंक्लूड है, वो करवाया था। अभी कोंगो के अंदर में एक M23 नाम का एक रेबल ग्रुप है जिसको कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन अटैक है वो कर सकता है। और आप देखिए कि ड्रग ट्रैफिकिंग को यूएस फोर्सेस ने एलिमिनेट किया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक के अंदर में। लेबनान और सीरिया जो कि अपना एक बॉर्डर भी शेयर किया करते हैं, लेबनान और सीरिया है। सीरिया के अंदर में आप देखिए कि एंटी लेबनान नाम का जो माउंटेन रेंज है वो भी सिचुएटेड है लेबनान और सीरिया के बॉर्डर एरिया के अंदर में। दोनों कंट्रीज ने एक डील साइन किया है जिससे कि कुछ प्रिजनर्स हैं उनको ट्रांसफर है वो किया जा सके। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में अभी हमने कुछ दिनों पहले रीड किया था कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उसका जो टाइम पीरियड है वो एंड हुआ है और यहाँ पे न्यूक्लियर जो रेस है वो स्टार्ट हो सकता है। अब यूएस का एक एक प्रपोजल है कि रसिया और चाइना जो है वो वेपन डील का पार्ट यहाँ पे बने और जिससे कि जो आर्म का जो रेस है, जो न्यूक्लियर आर्म्स का जो रेस है वो यहाँ पे रिड्यूस हो। कंट्रीज का जो एस्पिरेशन है लार्जर उनके पास में वेपन होनी चाहिए, वो नहीं यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है। यूएस और ईरान ने डिस्कशन किया है न्यूक्लियर टॉक्स के बारे में ओमान के वहाँ पे, तो ये बेसिकली कुछ डिस्कशन है, पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे हुआ है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील है जिसको मदर ऑफ द डील्स के रूप से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिफाइन किया था, कैसे एक स्ट्रेटजिक टर्निंग पॉइंट है, तो उसके बारे में इस एडिटोरियल के अंदर में मेंशन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो डील का जो डिस्कशन था जो 2016 के समय में, अब जो प्रेजेंट डील है उसका 2016 में स्टार्ट हुआ था, पहले जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो 2007 के समय से। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में भी अगर हम देखें तो 2016 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट के लिए गए थे यूरोपियन कंट्रीज के वहाँ पे, और उस समय डिस्कशन स्टार्ट होता है, फिर कोविड-19 के समय डिसकंटिन्यूटी होता है। लास्ट 10 ईयर का जो डिस्कशन है उसके बाद में ये डील एग्जिस्टेंस में आया है। प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो उसमें एक जो स्टेबल सिचुएशन है उसको ये डील है वो प्रोवाइड करेगा। और जो मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर का जो एक एस्पिरेशन था उसको अचीव करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा लार्जर नंबर के अंदर में कंट्रीज हैं, उसका ये प्रेजेंस है। जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज का एक स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग में रूल बेस ऑर्डर का जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज का आप देखिए डिमांड हुआ करता था, उसके डिफरेंट वे के अंदर में एक नया डोमेन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ये स्टेबलाइज डील है। तो ओवरऑल पॉइंट क्या है कि हमारा जो ग्लोबल ऑर्डर में स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में स्ट्रेटजिक टर्निंग पॉइंट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील, जिसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी है, टेक्नोलॉजिकल जो एस्पिरेशन है वो भी कंट्रीज का ये फुलफिल करेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी